हेलो गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ इन क्लाइमेट चेंज। मैं सपना मिश्रा आपको आज बताऊंगी क्या क्या क्लाइमेट चेंज होते हैं। उनके दो फैक्टर होते हैं जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लाइमेटिक चेंज के लिए। पहला है नेचुरल कॉजेज़, दूसरा है एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़। नेचुरल कॉजेज़ में मैंने आपको जैसे बताया था कि कुछ थ्योरीज़ हैं, मैं उन्हें आपको ऐसे ही बता देती हूँ, तो आप उन्हें नोट डाउन करिएगा क्योंकि उनकी पीडीएफ बना पाना थोड़ा सा मुश्किल था, उनकी स्लाइड को प्रिपेयर करना, क्योंकि वो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं उसको अगर मैं बताना भी चाहूँ तो मैं नॉर्मली ऐसे पढ़ के नहीं समझा सकती। उसमें हमें थोड़ा डिटेल में स्टडी करना होगा, या तो वो लाइव क्लासेस के थ्रू पॉसिबल है, अदरवाइज़ या फिर बहुत अच्छे हमारे नोट्स हों तो उसकी वजह से वो पॉसिबल है, बट ऐसा भी है नहीं। तो आज हम एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ पढ़ेंगे और मैं आपको कुछ नेचुरल कॉजेज़ के बारे में बता देती हूँ, ठीक है। तो पहले तो देखिए, ऐसे फैक्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, उन्हें हम क्लाइमेट फोर्सिंग या फिर फोर्सिंग मैकेनिज़्म के नाम से जानते हैं। ऐसा कोई भी फैक्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल हो क्लाइमेट चेंज के लिए, उसे क्लाइमेट फोर्सिंग या फिर फोर्सिंग मैकेनिज़्म के नाम से जानते हैं। नेचुरल कॉजेज़ में ना आप नोट डाउन करिए प्लीज़। इसके लिए मैं थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बट आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है। मैं बता रही हूँ तो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसकी नोट्स नहीं दे पा रही हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि अगर मैं इसकी नोट्स दे पाऊँ तो मैं प्रोवाइड कराऊँगी ज़रूर। देखिए, सीडीटी क्या है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, ठीक है। पहली थ्योरी है ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है। इसमें ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट की बात की जाती है, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सेकंड थ्योरी है। मिलानकोविच प्रिंसिपल है। कार्बन डाइऑक्साइड थ्योरी है, इसमें CO2 थ्योरी है। वॉल्केनिक डस्ट थ्योरी आती है इसमें, और मेट्योरिटिक डस्ट थ्योरी आती है, और सन स्पॉट थ्योरी आती है। तो इनमें कुछ थ्योरीज़ हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, जैसे जो CDT है, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है उसे किसने दिया था? वेगनर ने दिया था, WEGNER। मैं फिर बोलूँगी, कोई भी साइंटिस्ट किसी भी कंट्री का नाम, किसी भी बॉटनिकल जूलॉजिकल नेम का जब भी हम फर्स्ट लेटर लिखेंगे कैपिटल से लिखेंगे, एक सिंगल अंडरलाइन होगी, और स्पीसीज लिखेंगे तो एक स्मॉल लेटर से लिखेंगे, सिंगल अंडरलाइन के साथ होगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझा पाना ना मेरे लिए यहाँ पे बहुत थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड सा है, बिकॉज़ ये सारा जितना भी ये मैटर है ऐसे समझाया नहीं जा सकता, और ना ही मतलब ऑफलाइन नहीं हो सकता, या फिर ऑनलाइन हो, या फिर बहुत अच्छी मेरे पास डिजिटल नोट हो जिसकी वजह से मैं आपको समझा सकती हूँ। बट एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ हैं, मैं उसको बहुत अच्छे से बताऊँगी, और मुझे पता है कि आपको बहुत मज़ा आएगी इसको देख करके। तो आइए देखते हैं एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ के बारे में। उससे पहले आज हम देखेंगे 5 अप्रैल है आज। आज जो 5 अप्रैल है, आज वो हमारे पूरे वर्ल्ड में, पूरे नेशन में, पर्टिकुलरली आज हम नेशन की ही बात करेंगे क्योंकि हम जो भी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं वो नेशन वाइज है। तो आइए देखते हैं, वाई इज़ नेशनल मैरीटाइम डे इज़ सेलिब्रेटेड। ऑन द डे इन 1919 इंडियन शिपिंग स्टार्ट किया गया था, व्हेन SS लॉयल्टी, ठीक है, द फर्स्ट शिप ऑफ द स्कैंडिया स्ट्रीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड, ठीक है, सेल टू लंदन, UK को सेल की गई फ्रॉम मुंबई से, ठीक है। इंडिया सेलिब्रेट नेशनल मैरीटाइम डे एवरी ईयर ऑन अप्रैल 5 को। इंडिया नेशनल मैरीटाइम डे हर साल वो सेलिब्रेट करते, कौन? इंडिया, ठीक है। तो इसने क्या हुआ था कि मुंबई से लंदन को एक शिप सेल की गई थी, ठीक है। क्या था वो? द स्कैंडिया स्ट्रीम नेविगेशन कंपनी थी जिसने उसको बनाया था, ठीक है। पहली बार उसे सेल किया गया था लंदन, मींस UK, यूनाइटेड किंगडम, फ्रॉम मुंबई से, ठीक है। तो आपको आज कुछ नया सीखने के लिए मिला। ऐसे ही हम कुछ इंटरेस्टिंग डेज़ के बारे में स्टडी करते जाएंगे और आप कुछ नया रोज़ सीखते जाएंगे। तो रोज़ कुछ नया सीखना सबसे बड़ी बात है। कहते हैं ना कि हम अपने बीते हुए कल को, ऐसा कोई अमीर नहीं है जो अपना बीता हुआ कल खरीद सके, और ऐसा कोई गरीब नहीं है जो मतलब अपना आने वाला समय ना बना सके। तो आप इन लाइनों को अपनी लाइफ में ज़रूर फॉलो करिएगा कि ऐसा कोई अमीर नहीं जो अपना बीता हुआ कल खरीद सके, और ऐसा कोई गरीब नहीं जो अपने आने वाला कल बना ना सके। तो आइए देखते हैं,
ह्यूमन आर इंक्रीजिंगली इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट को धीरे धीरे करके ह्यूमन बीइंग क्या कर रहे हैं, उसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। उनके रेट ऑफ जो कंजप्शन है उसे बहुत तेज़ी से यूज़ कर रहे हैं। एंड द अर्थ टेम्परेचर बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल, जितना ज़्यादा फ्यूल्स बर्न हो रहे हैं, कटिंग डाउन रेन फॉरेस्ट एंड फार्मिंग लाइफ स्टॉक। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देती हूँ। जब से कोविड लगा है उसके बाद अभी जब विंटर सीजन एंड हुआ, मार्च के 15 मार्च के लगभग से गर्मी का जो सीज़न है, वैसे वो अप्रैल 15 से स्टार्ट होना चाहिए, बट मैं देख रही हूँ कि 15 मार्च से 16-17 मार्च से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और अभी 5 अप्रैल है। आज के दिन पे अगर आप बाहर निकलिए तो आप अगर 2 मिनट के लिए भी बाहर है तो आपकी जो शोल्डर है, बैकबोन साइड है, इतनी ज़्यादा हॉट हो जाती है रेडिएशन की वजह से, क्योंकि ओजोन लेयर का डिप्लीटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। जितना ओजोन लेयर डिप्लीट करेगी उतना ही ज़्यादा यूवी रेज हमारे अर्थ को टच करेगा, उतना ही ज़्यादा हमारे अर्थ क्या होगी, हीट अप हो जाएगी, ठीक है। तो बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, कटिंग डाउन रेन फॉरेस्ट, ठीक है, एंड फार्मिंग लाइफ स्टॉक पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है। दिस एड एनॉर्मस अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, बहुत एनॉर्मस मीन्स होता है बहुत ज़्यादा, एनॉर्मस मीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रीन हाउस गैसेज निकल रही है टू दोज नेचुरली आकरिंग इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में होती हैं। इंक्रीजिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, धीरे धीरे करके ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रहे हैं, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता चला जा रहा है। मतलब अर्थ सरफेस ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा हॉट होती जा रही है। वट इज़ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज? कोल इज़ द सिंगल बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज के लिए सिर्फ कोल ही एक सिंगल फैक्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल है। बर्निंग ऑफ कोल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर 46% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। जब कोल निकलता है ना, तब वहाँ से 46% जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। पूरे वर्ल्ड वाइड की बात करें, अकाउंट फॉर 72% ऑफ टोटल ग्रीन हाउस गैस निकलती हैं। एमिशन फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर से क्या होता है, 72% टोटल ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं वो एमिट होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर से। तो यहाँ पे कुछ और है फीचर्स है। तो व्हाट आर 5 इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज के 5 और क्या इफ़ेक्ट है उनके बारे में हम देखते हैं। व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज? पहला, टेम्परेचर का बढ़ जाना, टेम्परेचर का मिनिमम हो जाना, राइजिंग सी लेवल मतलब फ्लूड जैसे कंडीशन का बन जाना, ठीक है। हायर ओशनिक टेम्परेचर, आइस का एल नीनो इफेक्ट का कॉज होना, आइस मेल्टिंग होना, है ना, पोलर आइस का मेल्ट होना। एंड इंक्रीज इन हैवी प्रेसिपिटेशन मीन्स हैवी रेन और हेल का गिरना। हेल मतलब होता है जो बर्फ़, ओले गिरते हैं उनकी बात की जा रही है। श्रिंकलिंग ग्लेशियर, देखिए जब ओले गिरते हैं ना तो वहाँ पे जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। श्रिंकिंग ग्लेशियर श्रिंक करना, वही बता रहे एल नीनो इफेक्ट। और थर्विंग परमाफ्रॉस्ट मीन्स परमाफ्रॉस्ट क्या है, जो रेन होता है, ठीक है, उसका भी क्या हो जाना, घटना या फिर बढ़ते रहना, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो कि क्लाइमेट चेंज होता है, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ होते हैं, तो उसकी वजह से हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो अब हम जब कल बात करेंगे तो हम देखेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ग्रीन हाउस गैसेस स्टडी करने के बाद में हम देखेंगे क्या क्या उसके इफ़ेक्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट देखेंगे। फिर हम ग्लोबल वार्मिंग पढ़ेंगे, एक टॉपिक ग्रीन हाउस, ग्लोबल वार्मिंग, देन फोटोकेमिकल स्मॉग। बस इतने ही हमने जानने हैं यहाँ पे। तो लगभग ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। फोटोकेमिकल स्मॉग हो जाएगा। ओजोन लेयर डिप्लीटेशन में आपको बता दूंगी, जो पूछा जाता है तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो ओजोन लेयर डिप्लीटेशन बताने के बाद में ये जो चैप्टर होगा ये टोटली कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद इसमें और कुछ नहीं बचेगा। तो ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है, और थोड़ा सा मैं आपको ग्रीन क्रैकर्स के बारे में बताऊंगी, ठीक है। देन ऑल अबाउट द अबव। मैं सोच रही हूँ कि कल एक ऐसी क्लास लूँ जो कि एक पूरा मैराथन हो जाए, ठीक है, 1 घंटे की क्लास हो, लगभग 30 मिनट्स की भी होगी तब भी चलेगा। तो मैं हो सकेगा तो एक दिन के अंदर इस पूरी की पूरी जो भी समरी बची हुई है इसे कंप्लीट करके, तो ये हमारा 50 to 60 लेक्चर में, आई थिंक 40 to 50 लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाना है PDF।
तो कुछ चैप्टर्स बचते हैं जो कि करंट अपडेट है, उसको आप खुद देखिएगा। मैं एक दिन यहाँ पे एक स्लाइड डाल दूँगी कि आपको ये करंट अफेयर पढ़ने हैं, तो आप इनको खुद भी स्टडी कर सकते हो, ठीक है। होपफुल कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत छोटी सी वीडियो थी, ठीक है। कल मैं इसको और डिटेल में बताऊँगी। कल हमारी मैराथन क्लास मीन्स मैं आधे घंटे की 45 मिनट की एक पूरी स्लाइड शो दूँगी, ठीक है, जिसमें पूरा कवर्ड हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।